Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, Industries. Student will start this video with Get It section. Yes, here the name of some companies are given and here the names of the product which these particular companies are making is given. So you need to find it out which company is making which product. So बॉम्बे डाइंग फर्स्ट कंपनी है बॉम्बे डाइंग बनाती है भैया टेक्सटाइल्स। मारुति सुजुकी आप सबको भी पता है ये ऑटोमोबाइल्स बनाती है। विप्रो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हियर आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हवेल्स बनाती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। हवेल्स बनाती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। और अमूल डेयरी प्रोडक्ट, अमूल का घी है, अमूल की आइसक्रीम है, अमूल का चीज़ है, अमूल का बटर है, अमूल का मिल्क भी है। तो अमूल इज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, हवेल्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, फैंस एक्सेट्रा। विप्रो आईटी सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी है और बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल में डील करता है। तो स्टूडेंट वो मटेरियल जो हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से मिलता है जैसे एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, हम उसको बच्चा बिना प्रोसेसिंग के यूटिलाइज नहीं कर सकते। सपोज करो आप लोग सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हों और आपकी मम्मी एक हाथ में आपको शुगर कैन दे दे और दूसरे हाथ में बोले कि चलो ये वीट है, वीट सबने देखा होगा ना, गेहूँ, ये दोनों खाकर स्कूल चले जाओ। तो इज इट पॉसिबल टू ईट दिस? क्या हम शुगर केन और वीट को साथ में खाकर जा सकते हैं? वीट को खाना मुश्किल होगा, बहुत कड़क होता है। शुगर केन को खाना अगेन एक मुश्किल बात है। पर अगर इसी शुगर केन से हम शुगर बना लें, इस वीट से हम फ्लावर बना लें और फिर फ्लावर और शुगर को मिला के अगर हम बिस्किट बना लें तो ऑब्वियसली हम सुबह उठकर बिस्किट खाकर स्कूल ज़रूर जा सकते हैं। ठीक कोई बात? तो ये जो मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स, वो मटेरियल्स जो हम ऑब्टेन करते हैं एग्रीकल्चर से या किसी भी प्राइमरी एक्टिविटी से, हम उसे बिना प्रोसेसिंग के यूज़ नहीं कर सकते हैं बेटा। प्रोसेसिंग की उसके ऊपर ज़रूरत होती है। चलो ये तो हुआ हमारे एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है ना, जब हम ऑयल वेल से ऑयल निकालते हैं तो वो कौन सा निकलता है? क्रूड ऑयल निकलता है। ये क्रूड ऑयल से ना ही तो कोई बाइक आप रन कर सकते हो, ना ही कोई मोटर, ना ही तो कोई कार। पर इसी क्रूड ऑयल से जब हमें पेट्रोल मिल जाता है, आफ्टर प्रोसेसिंग डीजल मिल जाता है, तो टरबाइन फ्यूल मिल जाता है। टरबाइन फ्यूल यूज़ होता है बेटा, टरबाइन फ्यूल यूज़ होता है एरोप्लेन्स में, डीजल बहुत सारे व्हीकल्स में, पेट्रोल भी बहुत सारे व्हीकल्स में है ना। बेसिकली इसका ही बताना था कि ये एरोप्लेन में यूज़ होता है। तो स्टूडेंट कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं था जो क्रूड ऑयल से चल सकता, पर पेट्रोल, डीजल, टरबाइन, जब हमने क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके बना लिया तो आप उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए और इन सारे प्रोडक्ट का मल्टीफोल्ड यूज़ है। So the thing you need to learn from this paragraph is that whatever product we are opting from primary activities like mining, agriculture cannot be utilized without processing. बिना processing के हम उसको utilize नहीं कर पाएंगे। Such material have to be converted into useful product. ये जितने भी material हैं उनको हमको कुछ ना कुछ useful product में convert करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है बच्चा जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल से फिनिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए चलो ये लो बेटा कॉटन, इसको पहन लो, ठीक है, तो कॉटन क्या हम वेयर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं। पर इस ही कॉटन से अगर आप कॉटन क्लॉथ बना देंगे तो इट्स इजी टू वेयर, है ना। तो आपको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ प्रोसेसिंग लगा के फिनिश प्रोडक्ट में, जो कि आपके लिए मोर कन्वीनियंट होगा टू यूज़। ठीक है, आप उसको मोर कन्वीनियंटली यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि कॉटन से क्लॉथ बन गया, शुगर केन से शुगर केन होता है गन्ना, शुगर मतलब शक्कर, कॉटन पता ही आपको कपास, उससे क्लॉथ बन गया। वुड पल्प से पेपर बन गया। मिनरल ऑयल इनटू पेट्रोकेमिकल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस in which you are going to convert raw material into finished product is called manufacturing. Example: cloth from cotton, sugar from sugarcane, paper from wood pulp.
द प्रोसेसिंग इज डन यूजिंग मशीन एंड सुटेबल टेक्नोलॉजी। सुटेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मशीन्स का यूज़ करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें आप मशीन्स का यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सो द crux of this paragraph is, what is manufacturing? The conversion of raw material into finished product is called manufacturing. It required machines and suitable technology. One more thing you need to learn is that whatever material you are obtaining from primary activities, you are not able to use it without processing in a convenient way. बात समझ में? चलो आगे चलें। अब 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंडस्ट्री? व्हाट इज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लर्न करना ही है। और अब इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो आनी चाहिए। सो स्टूडेंट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड, वो एक्टिविटी, वो हर एक्टिविटी जो किसी ना किसी गुड का प्रोडक्शन कर रही हो या उसके साथ एसोसिएटेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। Any economic activity which is associated with the production of goods, वो हर economic activity जो good को produce करने का काम कर रही है, वही क्या है बच्चा? इंडस्ट्री। The extraction of minerals, minerals को निकालना, production of goods and provision of services, सर्विसेज देना भी इंडस्ट्रीज है, किसी गुड को प्रोड्यूस करना भी इंडस्ट्रीज है, और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक कोई बात? Thus we have a variety of industries, हमारे पास हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री अवेलेबल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। टेक्सटाइल, कॉटन से कपड़ा बन रहा है, हाँ, ये बहुत सारे और सिंथेटिक मटेरियल बन रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि कॉटन से ही बने। माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग मतलब जब आप अर्थ को डिग करके मिनरल्स बाहर निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं? माइनिंग। टूरिज्म, टूरिज्म इंडस्ट्री क्या सी? सर्विस प्रोवाइडर। आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? चलो वैष्णो देवी गए तो वहाँ पर आप होटल लेंगे, तो होटल वो आपको खरीद थोड़ी ना लेंगे होटल, आप वहाँ पे रूम बुक करेंगे फॉर डे 2 और 3, आप उसकी चार्जेस पे कर देंगे, ये रूम आपके नाम नहीं हो जाएगा। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पर आपको सिर्फ सर्विसेज मिलने वाली हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है बात? जैसे कि आज आपके मोबाइल में अगर जियो का सिम है तो जियो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना। नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ बच्चा? ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में क्या स्टार्ट हुआ बच्चा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक वर्ड है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का जरा टाइम पीरियड देख लो, 1701 से 1800 तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं 18th सेंचुरी। हमेशा याद रखना, 18th सेंचुरी से ऐसा नहीं समझने लग जाना कि 1850, 1860, 1830 की बात हम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 18th सेंचुरी? द पीरियड विच स्टार्टेड फ्रॉम 1701 टू 1800 इज कॉल्ड 18th सेंचुरी। ठीक कोई बात? तो इस पर्टिकुलर पीरियड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। कहाँ पर? ब्रिटेन में। फिर ये स्प्रेड हुआ वेस्टर्न यूरोप में, पूरे वेस्टर्न यूरोप में ये स्प्रेड कर गया। इससे क्या हुआ बच्चा? इंडस्ट्रीज के आने से मॉडर्न फैक्ट्रीज बनने लगी, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई। सो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन हैज सीन अ वेरी गुड एरा इन विच a huge growth was there, development was there, various modern factories set up in Britain in the period of industrial revolution. Growth और development दोनों ही हुए ब्रिटेन में at the time of industrial revolution. This revolution established a new relationship. इस revolution ने एक नया relationship start किया between human beings, machines and natural resources. ये जो रेवोल्यूशन आया बच्चा, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसने एक नए रिलेशनशिप को बनाया। वो रिलेशनशिप था ह्यूमन बीइंग, मशीन और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में। नेचुरल रिसोर्सेज मशीन में डालेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा जिसको यूज़ करेगा कौन? हमारा ह्यूमन बीइंग। प्रोसेसिंग करने वाली कौन होगी? मशीन। नीड फॉर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, क्या ज़रूरत है भाई हमें इंडस्ट्री की? नीड, ज़रूरत क्या है?
इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस, भले ही वो कोई भी कंट्री हो, बहुत छोटी हो बहुत बड़ी हो, उस कंट्री की ग्रोथ इकोनॉमिकली, उसकी प्रोग्रेस, उसका डेवलपमेंट हमेशा इसी चीज़ से मेजर किया जाता है बच्चा, कि वहाँ पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि बच्चा, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, इट मीन्स आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट की कभी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रॉपरली डेवलप कर रहा होगा। तो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस किस चीज़ से मेजर की जाएगी, कि उसका इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा है। द नीड फॉर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब किस किस रीजन से हमें इंडस्ट्री की जरूरत है। पहला, अगर आपकी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। डेवलपमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज होंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, भाई देखो, सोशल डेवलपमेंट भी होता है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लेके आए, सोसाइटी को भी डेवलप कर दे। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर ही देती है इंडस्ट्रीज। स्टैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलप, पैसा तो ले ही आती है इंडस्ट्रीज। और बच्चा, जब थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो सोसाइटी भी ग्रो करेगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी थोड़ा बहुत अच्छा होने लगेगा। तो हम एक बात तो लिख ही सकते हैं, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, सोसाइटी को छोड़ भी दें, तो कि इंडस्ट्रीज आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। इन जनरल डेवलपमेंट तो करेगी करेगी, और यहाँ पर पर्टिकुलरली किस डेवलपमेंट को निश्चित कर ही देना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पैसा तो आना ही है ना इकोनॉमी में। फिर बेटा, आज हम जितनी भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, या अदर एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का अगर हमारे फार्मर, हमारे पेजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, जिसकी हेल्प से आज एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है। ये भी कहाँ से आया है बेटा, इंडस्ट्रीज से या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, है ना। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए चाहिए हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड, विडीसाइड। ये सब कौन ही बना के दे रहा है हमें, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री। See, before, when we were not having that much growth in industrial sector, the whole dependence of the people is on agricultural income. If father and 4 sons is there in a family, all 5 are engaged in agriculture only. भले ही 5 की ज़रूरत नहीं थी, पर पाँचों के पाँचों सिर्फ एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, because they were not having anything other to do. That is why they were engaged in agriculture only. But इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रीज के एडवेंट के बाद, फैक्ट्रीज ओपन अप होने के बाद, बेटा जो डिपेंडेंस थी लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम पे, वो थोड़ी सी कम हो गई। जो लोग पहले अंडर एम्प्लॉयड थे या डिसगाइजली एम्प्लॉयड थे, जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है पर फैमिली में और कुछ करने को नहीं है, तो फादर प्लस 4 सन, दे ऑल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। 2 की ज़रूरत थी पर 5 काम कर रहे थे, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हुई, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो गई, और इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ जाएगा ना इन लोगों का। देखो, अगर पांचों मिलके उसी खेत पर काम कर रहे थे, और अब इसमें से 2 इस खेत पर काम कर रहे हैं, 3 बाहर काम करने जा रहे हैं बेटा, तो इनको नई सैलरी मिलेगी। तो ये इनकम तो इनके पास रहेगी जो फार्म से आनी थी, पर इन तीनों की इनकम से इनकी जो एनुअल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। पावर्टी का मतलब होता है बेटा गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। ठीक है। किसी भी कंट्री को अगर अपनी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, पावर्टी को एलिमिनेट करना है, इफ एनी कंट्री वांट टू रिड्यूस और एलिमिनेट पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देन दे नीड टू फोकस ऑन देयर इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी ख़त्म हो जाएगी। स्टूडेंट, किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारी कंट्री का जो एक्सचेंज है, जैसे क्या है, रुपीज़ है। इसके अलावा भी आपकी कंट्री के पास
और करेंसीज होनी चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज कब मिलेगी आपको बेटा? जब आप आपका प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है सेल आउटसाइड आर कंट्री, हमारी कंट्री के बाहर गुड भेजने को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आउटसाइड आर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आप उनको मार्केट में सेल कर पाएंगे इंडिया के बाहर, और आपको क्या मिलेगी? फॉरेन एक्सचेंज। सो इफ यू वांट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो अगर आप रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते हो तो इससे इतना ज़्यादा आपको इनकम अर्न नहीं होगी, पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग गुड को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। पर बेटा आज भी हम अगर कॉटन थ्रेड की बात करें तो क्वालिटी कॉटन थ्रेड आज भी हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम इससे क्लॉथ बना के इसको एक्सपोर्ट करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा देन टू वी आर एक्सपोर्टिंग क्वालिटी थ्रेड ओनली। सो if you want to earn more foreign action, you need to develop your manufacturing sector more. It brings prosperity. Prosperity का मतलब होता है बेटा समृद्धता, ठीक है। तो ये प्रॉस्पेरिटी लाती है क्योंकि ये जो लो कॉस्ट रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इंडस्ट्रीज उसको कन्वर्ट कर देती हैं हाई कॉस्ट फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। तो ये क्या लेके आती है? प्रॉस्पेरिटी। हाँ, समृद्धता। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा कैसे? इंडस्ट्रीज से। हमारे लोगों का अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, जनरल पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है बेटा, तो हमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग फ़ैन के ऊपर बेस्ड थे, फिर कूलर, फिर हम एसीज़ के ऊपर आए, ऐसे ही पहले स्कूटर आते थे, फिर बाइक आए, अभी बढ़िया बढ़िया कार्स आ रही हैं। तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तभी कर पाएंगे जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, इट मीन्स बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं जो उनको बना रही हैं। अगर वहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है मतलब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो पॉवर्टी खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ ही जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल ग्रुप्स। इंडस्ट्रीज को हम बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के हिसाब से, रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ उसके हिसाब से, और ऑनरशिप के हिसाब से। तो बच्चों, students, you can classify industries on the basis of their size, छोटी है, बड़ी है, मीडियोकर लेवल पे है, रॉ मटेरियल किस टाइप का रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, एंड ऑनरशिप, उसकी एक्चुअल में ऑनरशिप किसके पास है। तो ऑन दीज थ्री बेसिस यू कैन क्लासीफाई इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज। पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। Yes, the size of an industry depends upon the amount of capital invested. कैपिटल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पूंजी, ठीक है। पूंजी या बड़े वाली मात्रा लगेगी पूंजी। पूंजी का मतलब होता है, या कैपिटल का मीनिंग होता है, वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जब भी आपको स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बेटा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो साइज़ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कैपिटल कितना लगाया है। जितना ज़्यादा कैपिटल लगाया होगा उतनी बढ़िया आपकी इंडस्ट्री होगी। छोटा सा, थोड़ा कम कैपिटल लगाया होगा, आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो छोटी होगी। दूसरा, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड, कितनी लेबर आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं। जब आपने 2, 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए लगाया होगा तो 100-200 लेबर भी रखे होंगे, है ना। तो पहला होगा कि कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, सेकेंड होगा कितने लेबर आपके पास एम्प्लॉयड हैं, और थर्ड किस अमाउंट में आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बेटा ऐसी भी हैं जो दिन में किसी चीज़ की 10 क्वांटिटी बनाती हैं, तो कुछ ऐसी हैं 100 बना लेती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लैक्स में भी क्वांटिटी पर डे प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो साइज किसी इंडस्ट्री का पता लगाने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? पहला, उसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, सेकेंड उसमें लेबर कितनी काम कर रही है, थर्ड किस अमाउंट में वो गुड प्रोड्यूस कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम साइज की बात करें तो 3 टाइप्स से आप इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली है कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट, फर्स्ट विल डिस्कस कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री यूटिलाइज करती है बेटा लोकल रॉ मटेरियल को। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री का साइज इतना छोटा होता है कि बाहर से ये रॉ मटेरियल को नहीं मंगवाते हैं, लोकली जो इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल होता है इसका यूज़ करते हैं। बेसिक टूल्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं। बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं, बेसिक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। बहुत हैवी टूल्स नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी नहीं होती। जो लोकली रॉ मटेरियल होता है उसी का यूज़ करते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ होंगी ये आपको रूरल एरियाज़ में मिलेंगी और इनके जो प्रोडक्ट होंगे मेनली वो लोकल मार्केट में ही सेल कर देते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चा वो लोकल मार्केट में ही सेल कर देते हैं। लेबर की जो सप्लाई होती है वो फैमिली मेंबर ही दे देते हैं। सपोज करो एक फैमिली में 5 पीपल हैं जो काम कर सकते हैं, तो बस वही लोग मिलके पांचों काम करेंगे। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में लेबर बाहर से नहीं मंगवाई जाती, लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड टूल्स इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता है। अच्छा, फार्मर और क्राफ्टमैन इन देयर फ्री टाइम, कई बार बहुत सारे फार्मर्स और जो क्राफ्ट पर्सन है उनके फ्री टाइम में कुछ कुछ बना लेते हैं, जैसे रोप्स, बास्केट्स, हैंडलूम क्लॉथ। जब भी फार्मर क्राफ्टमैन फ्री होंगे तो वो क्या क्या बना सकते हैं बच्चा? कुछ लोग रस्सियाँ बना लेते हैं, कुछ बास्केट, कुछ हैंडलूम क्लॉथ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ये बना लेते हैं। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेडमी नोट 8। ठीक है भाई, जब भी आप क्लिक करते हो फोटोज़ वीडियो बनाने के लिए तो बेटा थोड़ा सा देख लिया करो कि फ़ोटोज़ प्रॉपर है कि नहीं है। चल, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चा वो पावर ड्रिवन मशीन को यूज़ करती हैं। किसको यूज़ करती हैं? पावर ड्रिवन मशीन, मतलब वो मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती हैं। ठीक है, तो इस अभी हमने देखा कॉटेज इंडस्ट्री में वो मशीन्स का यूज़ रेयरली हो रहा था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो रही थी, पर स्मॉल बहुत ही कम। पर यहाँ पर तो बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में सारी मशीन्स पावर ड्रिवन होती हैं, मशीन से चलने वाली होती हैं। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल ये आउटसाइड बाहर से भी मंगवा लेते हैं। एंड गुड सोल्ड थ्रू ट्रेडर, और गुड को सोल्ड किया जाता है थ्रू ट्रेडर्स। ट्रेडर्स होते हैं वो गुड को सोल्ड करते हैं। दे आर जनरली ओन्ड बाय इंडिविजुअल, और इनको कौन ओन करता है बच्चा? इंडिविजुअल, या तो मेरी होगी या आपकी होगी, मिस्टर एक्स की होगी, मिस्टर वाई की होगी। तो बेसिकली दीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। एंड स्टूडेंट, अनलाइक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह नहीं बेटा। कॉटेज इंडस्ट्री में तो एक फैमिली मेंबर ही सारी लेबर दे देते थे। यहाँ पर हम लोग वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं, पर उनका जो नंबर होता है वो होता है लेस। इट मीन्स इन लेस नंबर दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम आउटसाइड देयर फैमिली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। बेटा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। whatever developing countries are there in the world, they are having a huge number of industries which is playing crucial role in their development। अगर बेटा आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, तो आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। दे प्रोड्यूस क्लॉथ, ये क्लॉथ प्रोड्यूस करती हैं, पेपर बैग प्रोड्यूस करती हैं, पेपर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, टॉयज, फर्नीचर, मशीन पार्ट, इलेक्ट्रिकल गुड, यूटेंसिल एंड लेदर गुड्स। क्या क्या बनाती है? यूटेंसिल बर्तन, लेदर गुड्स मतलब चमड़े का सामान, इलेक्ट्रिक गुड मतलब बिजली वाला जो सामान है, मशीन पार्ट्स, ये सारी चीज़ें ये बनाती हैं। नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बच्चा हैवी पावर ड्रिवन मशीन को यूज़ करती है। वो मशीन जिनमें बहुत हैवी पावर लगता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनानी है तो बहुत ह्यूज अमाउंट में आपको कैपिटल चाहिए पड़ेगी। थाउजेंड्स ऑफ लेबर इसमें एम्प्लॉय होते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, थाउजेंड्स में लेबर होंगे। रॉ मटेरियल
फार ऑफ प्लेसेस पे, बहुत दूर दूर से ये रॉ मटेरियल लेके आते हैं और इनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है बेटा वो भी डिस्टेंट मार्केट तक पहुंचता है। आयरन एंड स्टील मिल, आयरन एंड स्टील मिल, टेक्सटाइल मिल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये एग्जाम्पल है किसका बच्चा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी हैवी मशीन चाहिए जो पावर से ही ड्रिवन होंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी है ना, या डीजल से भी चल सकती है। थाउजेंड्स में लेबर होंगे, जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा कॉम्प्लेक्स होगा, ये दूर दूर से रॉ मटेरियल लेके आएंगी और जो अपने फिनिश प्रोडक्ट है उनको भी डिस्टेंट प्लेसेस तक सेल आउट कर पाएंगी, ठीक है, भेज पाएंगी। एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील मिल, टेक्सटाइल मिल, transport equipment, petrochemicals. These are few example of large scale industries. Now we'll start discussion of division of industry on the basis of raw material. हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को किसके बेसिस पे भी बेटा, रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी। स्टूडेंट अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज का किसके बेसिस पे बच्चा, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ठीक हुई बात। तो फर्स्ट जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिवीजन है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो बेटा वो जितनी भी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस करेंगी अपने रॉ मटेरियल के लिए उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हुई उसके लिए कॉटन चाहिए, कॉटन किससे मिलेगा, एग्रीकल्चर से, तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुई, ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं वो भले ही सनफ्लावर ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, उसके लिए मस्टर्ड सनफ्लावर कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से ही आने वाला है, ठीक है। जूट टेक्सटाइल, जूट एग्रीकल्चर से आएगा, सिल्क एग्रीकल्चर से आएगा, मतलब सिल्क रेयरिंग होती है जो कि एग्रीकल्चर का ही एक टाइप है, सिल्क रेयरिंग एग्रीकल्चर का ही एक टाइप है। फूड प्रोसेसिंग आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, शुगर केन से शुगर बनना, शुगर केन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे बेस करें उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सो स्टूडेंट वो सारी इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल के रूप में कोई ना कोई मिनरल चाहिए होता है वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए बच्चा, आयरन और क्या चाहिए, आयरन और क्या चाहिए, आयरन और, आयरन और से आयरन बनेगा है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आयरन और चाहिए। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को एल्यूमिनियम और चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी वो सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी सीमेंट बनने के लिए जिन्हें हम क्या ही कहते हैं बच्चा, मिनरल। देन पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इज पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। बच्चा पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो अपना रॉ मटेरियल एनिमल से लेते हैं, किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, ठीक है। यूज ऑफ हाइड्स, स्किन्स, बोन्स, हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, बोन का मतलब होता है हड्डियाँ, फ्लैश मतलब मांस, एंड मिल्क। अगर आप इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं अपनी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए तो आप किस इंडस्ट्री में है, पेस्टोरल इंडस्ट्री में है। वुलन टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, वुलन टेक्सटाइल, वूल किससे मिलता है बच्चा, शिप से मिलता है ना। लेदर गुड्स, लेदर किससे बनता है बच्चा, एनिमल स्किन से बनता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री का। देन मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो मराइन जहाँ पर भी नाम आ जाए मतलब वाटर की बात कर रहे हैं बच्चा, सीज की बात कर रहे हैं, ओशंस की बात कर रहे हैं। तो मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल को लेती हैं किससे बच्चा, स्टूडेंट्स किससे, सी से एंड ओशन से। इफ़ यू आर गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सी, ओशन, समुद्र से, पानी से अगर आपका रॉ मटेरियल आ रहा है उसको प्रोसेस करके आप कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप किस इंडस्ट्री का पार्ट है, मराइन बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट है। प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल, ये सब मराइन बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है। फिश ऑयल, वो आप लोगों ने सी कॉड सुने होंगे ना, कैप्सूल्स जो बनते हैं सी कॉड दवाइयाँ, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में है। फिश ऑयल टैबलेट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप हैं बच्चा तो आप किस में,
किस इंडस्ट्रीज़ के अंदर है? मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, अगर आप पेपर बना रहे हैं, कार्डबोर्ड बना रहे हैं, रेयॉन, लाख, रेसिन, रेसिन मतलब क्या बोलते हैं वो एडहेसिव जो होता है ना चिपकाने के लिए जो बनता है, रेजिन, फर्नीचर बना रहे हैं आप, रेजिन इंडस्ट्री में है, जैसे फेविकॉल, फेविस्टिक, ग्लू। लाख आप बना रहे हैं जो चूड़ियों के ऊपर बनता है, रेयॉन, कार्डबोर्ड, पेपर। तो आप किस इंडस्ट्रीज़ में? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में है, क्योंकि इन सब के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से ही आता है? फॉरेस्ट से आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब हम लोग इंडस्ट्री को क्लासीफाई करेंगे ऑनरशिप के बेसिस पे। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जिन्हें हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को ओन करता है, मैनेज करता है प्राइवेट इंडिविजुअल, या तो मेरी होगी, आपकी होगी, ठीक हुई बात। ओन मतलब जिसकी ओनरशिप किसी के पास है, मैनेज करना मतलब उसके कामकाज को देखना है, कौन करते हैं? इंडिविजुअल्स, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा स्टील, हिंदुस्तान मोटर्स, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं टाटा स्टील, हिंदुस्तान मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पर कंट्रोल, रेगुलेशन, ओन्ड, मैनेज्ड बाय ईदर इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। नाउ पब्लिक सेक्टर, बच्चा वो इंडस्ट्रीज जिनको मैनेज करना, ओन करना, रेगुलेट करना किसका काम है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। उनको पूरी तरह उनकी जो ऑनरशिप होगी वो स्टेट के पास होगी या सेंट्रल के पास होगी, उनका पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट देखती होगी। ऐसे उपक्रमों को, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। भिलाई स्टील प्लांट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे BHEL के नाम से आप लोग जानते होंगे, BHEL, भिलाई स्टील प्लांट, ये एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के। नाउ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं बच्चा जहाँ पर जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो ज्वाइंट होता है। प्राइवेट फर्म भी होती हैं और पब्लिक फर्म भी होती हैं। किसी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये साथ में आती हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी ज्वाइन करेंगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को फॉर मेकिंग कोऑपरेटिव्स, नहीं कोऑपरेटिव्स नहीं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए? इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल पीपल एंड गवर्नमेंट एजेंसी दोनों आएंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। गुजरात एल्कलाइज केमिकल लिमिटेड, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जहाँ पर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी है और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी है। नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर, तो बच्चा कोऑपरेटिव सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर जो ऑनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। जनरली ये जो मेंबर होते हैं ये रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर ही होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज आर हैंडलूम, सच इंडस्ट्रीज आर हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट में हो सकते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग में हो सकते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं। पर बेसिकली ये वो व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो एक्चुअल में मोस्टली रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स होते हैं। अमूल, इंडियन कॉफ़ी हाउस जिसको ICH से नाम से जानते होंगे, अमूल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पर जो ओनरशिप होती है ना ही तो प्राइवेट के पास है ना पब्लिक के पास है, ना ही तो प्राइवेट पब्लिक ने जॉइंट वेंचर बनाया है। यहाँ पर क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। अमूल इज द एग्जाम्पल एंड इंडियन कॉफ़ी हाउस आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिन्हें आप बोलते हैं MNCs, ठीक है, जैसे कोको कोला है, मारुति सुजुकी है, ये क्या है बेटा? मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो कॉरपोरेशन है जो सेट होती हैं कोलैबोरेशन विद फॉरेन इन्वेस्टर, जो सेट होंगी किसकी हेल्प से? फॉरेन इन्वेस्टर्स की हेल्प पे, या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके जब कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा उसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलेंगे, ठीक है।
अच्छा एक बात रुको, इनका हेडक्वार्टर इनकी होम कंट्री में होगा, ठीक है, मतलब जो मेन ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हो सकते हैं, होम कंट्री में हो सकते हैं। पर इसके अलावा भी ये मोर देन 2 कंट्रीज में सिर्फ सेल नहीं कर रही होंगी बेटा, ये वहाँ पर जाके प्रोड्यूस भी कर रही होंगी, ठीक है। अगर सिर्फ आपको सेलिंग करनी है तो आप तो क्या बन जाएंगे, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन या इंटरनेशनल कंपनीज। पर मल्टीनेशनल कंपनीज का बात है, ये एक तो बहुत सारी कंट्रीज में पैरेलली रन करती हैं, प्लस ये सिर्फ सेलिंग का काम नहीं करती हैं, उस कंट्री में जाके उस कंट्री के अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है बात। सच इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय मेंबर ऑफ 2 और मोर कंट्रीज। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज को ओन करने वाले 2 से ज़्यादा कंट्री के लोग हो सकते हैं। एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी, सुजुकी फ्रॉम जापान, मारुति फ्रॉम इंडिया, कोको कोला लिमिटेड, कोको कोला फ्रॉम यूएसए। सो स्टूडेंट, कोको कोला इंडिया में आई, यहाँ पर आके उसने प्रोडक्शन हाउसेस खोले, बड़े बड़े आउटलेट्स बनाए, है ना। ये कहाँ से थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थी। मारुति हमारी इंडियन थी और सुजुकी आई जापान से, ठीक है। तो मारुति सुजुकी, कोको कोला, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। चलो अब हम क्विक क्विज सॉल्व करेंगे, चलें। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो उससे ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, मॉडर्न फैक्ट्रीज आएंगी। अब यहाँ पर मैं इससे कम्प्लीटली एग्री या डिसएग्री नहीं करती हूँ बेटा। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप कर रहा है तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ठीक हुई बात। चलो पर ठीक है, क्योंकि हम इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर की जगह क्या आना चाहिए, इंडस्ट्री, ठीक है। अगर ये इस तरीके से पूछा था, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज अ मार्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, तो हम बोलते ट्रू। पर यहाँ पर पूछा गया है क्या एग्रीकल्चर की ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस आएगी किसी कंट्री में, तो यहाँ पर आपको लगाना है फॉल्स। पर ये पार्शली सही नहीं है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी प्रोग्रेस का साइन होता है। चलो, पर हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे फॉल्स। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होने चाहिए। नेम द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज जिनको कठोर उद्योग बोलते हैं, कठोर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री का के अंदर आएगी एग्रो बेस्ड, क्योंकि शुगर बनाने के लिए चाहिए शुगर केन, और शुगर केन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। डिफाइन ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट join hand together and perform their activities. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.